आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। इस क्लास में आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जो आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, तो अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है भाई। क्वेश्चन ठीक है, 1 से लेके 1600 तक के मैंने आपको क्लासें भी प्रोवाइड करवाई है और पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया है भाई। और इसके साथ साथ मैंने आपको प्लेलिस्ट भी बनाकर दे दी है। ठीक है, सभी क्लासों की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका पेपर जल्दी ही होने वाला है। तो भाई आप पेपर की अच्छी प्रकार से तैयारी रखें और मैं तो आपको क्लास हर प्रोवाइड करवाते ही रहूँगी पेपर तक। और जब हमारे 2000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो भाई हम अपना मॉक टेस्ट चला लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सावित्री किस नाटक की नायिका है? जो सावित्री है ये पूछा गया कौन से नाटक की नायिका है? लहरों के राजहंस, चंद्रगुप्त, कर्फ्यू या आधे अधूरे? तो भाई जो आधे अधूरे हैं, ठीक है, इसकी नायिका है सावित्री। और आधे अधूरे भी मोहन राकेश का काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक रहेगा। ठीक है, किसका है? मोहन राकेश का काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है। और आधे अधूरे जो नाटक है ये हिंदी में, ठीक है, एक अलग ही ढंग का प्रयोग हुआ था भाई। और इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जो ये नाटक, ठीक है, इस नाटक को हिंदी में मील का पत्थर कहा जाता है और पूर्णता की तलाश का ये नाटक है भाई। अगला क्वेश्चन है, इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय है? तो किस प्रकार के अव्यय है भाई ये? स्थिति, काल, स्थान या दिशा? तो ये दिशावाचक अव्यय रहेंगे। इसको कहते हैं जिसके ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द छाटिए। तो शुद्ध शब्द हमें बताना है कौन सा है? शुद्धिकरण, विसन, सुषुप्ति या विभीषिका? तो ये सुषुप्ति जो है ये क्या है? शुद्ध शब्द रहेगा। ठीक है, और भाई शुद्धिकरण का शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्धिकरण, विभीषिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे? तो बालकृष्ण भट्ट हमें बताना है कौन सी पत्रिका के संपादक थे? हिंदी प्रदीप, राष्ट्रीय प्रदीप, भाषा प्रदीप या प्रेम प्रदीप? तो हिंदी प्रदीप के ये संपादक थे भाई बालकृष्ण भट्ट। और ये हिंदी प्रदीप जो है ये मासिक पत्रिका थी। कैसी थी? मासिक पत्रिका थी। ठीक है, और 7 सितंबर 1870 ईस्वी को ये प्रकाशित हुई थी भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो हिंदी प्रदीप है ये गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए ही निकाला गया पत्र था। ये कोटेशन काफ़ी बार पूछी गई है और पेपर में आ भी सकती है भाई। जो हिंदी प्रदीप है, हिंदी प्रदीप, ठीक है, गद्य साहित्य का, क्या भाई? गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए ही निकाला गया पत्र या पत्रिका थी। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है हिंदी प्रदीप पत्रिका के विषय में। अगला क्वेश्चन है, मूर्धन्य, अल्पप्राण, सघोष और अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो भाई कौन सा रहेगा? जो मूर्धन्य भी है, अल्पप्राण भी है, सघोष भी है और अनुनासिक भी है। तो न, अण, इया या ड? तो जो न है ये क्या है? ये मूर्धन्य भी है, अल्पप्राण भी, सघोष भी है और अनुनासिक भी है। ठीक है, मैंने भी आपको उच्चारण की काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास प्रोवाइड करवा रखी है। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लीज़ आप चैनल को विजिट जरूर से ज़रूर करें। और मैंने ये जो है भी, ठीक है, ये सभी मूर्धन्य, अल्पप्राण, सघोष, अनुनासिक, ये सभी मैंने जो शॉर्ट वीडियो है उसमें भी करवाए हैं। तो प्लीज़ आप शॉर्ट वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देखें भाई।
ठीक है, तो भाई देख लेते हैं कंठ कौन कौन से होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, ए, आ, कै वर्ग हमारा कंप्लीट, कै वर्ग भी यानी कै ख ग घ या, ठीक है और विसर्ग, ये सभी कंठ के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तालव्य के अंतर्गत कौन सा आता है, ईशु यशना में तालव्य, तो ये छोटी बड़ी च वर्ग हमारा कंप्लीट और य और श, ये हमारे तालव्य के अंतर्गत आएंगे। मूर्धन्य के अंतर्गत कौन सा आएगा, रीटु नशाना में मूर्धन्य, तो री, ट वर्ग हमारा कंप्लीट और र और श। ठीक है, दंत के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, त वर्ग हमारा कंप्लीट और लैस है यानी तुलस। ठीक है, ओष्ठ के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो उ, छोटा उ बड़ा उ और पै वर्ग हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारे वर्ण हो गए, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं, भोजपुरी किस भाषा की बोली है, जो भोजपुरी है किस भाषा की बोली है, डोगरी, बिहारी, गुजराती या डिंगल, तो भोजपुरी भाई बिहारी भाषा की बोली रहेगी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के भेद, अर्थ के आधार पर भाई जो संयुक्त क्रिया है इसके कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 11 होते हैं, 9 होते हैं, 12 होते हैं या 10 होते हैं, तो अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, इनके नाम बता देती हूँ, आरंभ बोधक क्रिया, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, ठीक है, नित्या बोधक, नित्या के बाद आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक और शक्ति के बाद पुनरुक्त बोधक भाई, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, तो ये 11 होती है संयुक्त क्रिया, ये मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी नहीं है ये बताना है। वाहवाई, निकट, कठोरता या अपनापन, जो निकट है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, और भाववाचक संज्ञा की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, तो मैं आपको परिभाषा हमेशा ही करवाती हूँ। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु की गुण या धर्म या दशा या व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, समझ, चाल आदि। ठीक है, अगला देखते हैं, कौन सी मागधी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भाषा है। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भाषा पूछी है, तो लहंदा, गुजराती, मराठी या असमिया, तो जो असमिया है ये मागधी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भाषा है भाई। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से विकसित और कौन कौन सी भाषा है, तो बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाई, ये मागधी अपभ्रंश से है। और अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी, ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी हो गई, राजस्थानी और गुजराती। आगे है जो महाराष्ट्री अपभ्रंश है, इससे मराठी हो गई, पैसाची से लहंदा और पंजाबी भी आ जाएगी भी, और ब्राचड़ से सिंधी और खस अपभ्रंश से पहाड़ी बोली। ठीक है, पहाड़ी
भाषा आ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इनसे बोलियां निकलती है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत से बहुत बड़ी विरासत किस भाषा ने ली है? ठीक है, संस्कृत से बहुत बड़ी विरासत किस भाषा ने ली है? तो हिंदी ने, उड़िया ने, गुजराती ने या मराठी ने? तो हिंदी भाषा ने संस्कृत से बहुत बड़ी विरासत ली है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे वे उसको? संबंध कारक नहीं, संप्रदान नहीं, अपादान या करण? तो उसको अपादान कारक कहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पंक्तियां काफ़ी बार पेपर में पूछी भी गई है। आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुनी लिए काली हमारी बार। तो इसमें अलंकार पूछा है, कौन सा है? पहले मैं आपको ये बताती हूँ पंक्तियाँ किसकी है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। तो ये कबीरदास जी की पंक्तियाँ रहेंगी। ठीक है, अब अलंकार इसमें बताना है। तो दृष्टांत, संदेह, सलेस या अनियोक्ति। तो अनियोक्ति अलंकार इसमें रहेगा। डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द छाटिए। हमें तत्सम शब्द बताने कौन से हैं? तो अभिव्यक्ति, झंझट, ढीलिया या उलझन। तो तत्सम शब्द इसमें अभिव्यक्ति रहेगा भाई। ठीक है, और तत्सम शब्द की परिभाषा में पहले भी आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ। ठीक है, किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी इसकी परिभाषा रहेगी, जो संस्कृत से जो के तो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम कहता है कि मैं मोहन की पुस्तकें पढ़ सकता हूँ। ठीक है, जो राम है भाई वो क्या कहता है कि मैं मोहन की पुस्तकें पढ़ सकता हूँ। इसमें कौन सा पद तो संख्या है, जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है या बहुवचन है, और कर्मकारक आदि पद्यान्वय में हमें बताना है। तो इसमें कौन सा ऐसा है? राम कहता है कि मैं मोहन की पुस्तकें पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो जो पुस्तकें हैं ये संख्या में भी आती है, जातिवाचक में भी आती है, स्त्री में भी आती है, बहुवचन में भी, और कर्मकारक के अंतर्गत भी ये आती है। तो ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाच्य में प्रयोग का भेद नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई इसमें? कर्मणि प्रयोग, कर्तृ, सर्वनामिक या भाव्य प्रयोग। तो जो सर्वनामिक है ये वाच्य में प्रयोग का कोई भेद नहीं है। ठीक है, और ये तीनों ही भेद होते हैं, कर्म, कर्ता और भाव। परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा हम बात का बोध होता है। क्या है? हमें बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता है, कर्म है या भाव, किसकी प्रधानता है, ये हमें बात के अकॉर्डिंग ही पता चलता है। वाक्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पितरण किस प्रकार की संधि है? जो पितरण है इसमें किस प्रकार की संधि रहेगी? तो किस प्रकार की संधि है भाई पितरण में? तो दीर्घ है, यण है, गुण है या वृद्धि है? तो इसमें दीर्घ संधि रहेगी पितरण में भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उर्दू किस भाषा का शब्द है? जो उर्दू है ये किस भाषा का शब्द है? मराठी का, तुर्की का, फारसी का या अरबी का? तो जो उर्दू है ये मूलतः तुर्की भाषा का शब्द रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है उसे क्या कहते हैं? ये कभी ऐसे कौन से व्यंजन है जिसका हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है ये झटके से ऊपर जाती है? तो लुंठित है, पार्श्विक है, स्पर्श है या उत्क्षिप्त है? तो उत्क्षिप्त व्यंजन ऐसे हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी झटके से ऊपर जाती है भाई। और ढ और ढ ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हेतु हेतुमंद भविष्य का वाक्य। ठीक है, हेतु हेतुमंद भविष्य का वाक्य हमें बताना है। वह आए तो मैं जाऊं, मैं पढ़ूंगा और वह भी पढ़ेगा, रमेश कल आएगा, वह कल घर पर नहीं होगा। तो पहला ही बिल्कुल सही है, वह आए तो मैं जाऊं। तो इसमें क्या है? हेतु हेतु भविष्य का वाक्य ये रहेगा। ठीक है, और हेतु हेतु भविष्य
होता क्या है? तो ठीक है, इस काल की क्रिया से हमें यह प्रकट होता है कि भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे वह आए, अगर वो आएगा तो मैं ही जाऊंगा, अगर वो आएगा तो जाऊंगा मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बात का नाम धातु क्रिया विशेषण बताना, बतियाना, बातूनी या बतलाना। तो बतियाना बात का नाम धातु क्रिया रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, मध्यम पुरुष बहुवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप हमें बताना है। संप्रदान कारक का बहुवचन, तुम लोगों को, तुझ, तुझ में या तुम में। तो भाई तुम लोगों को। ठीक है, इसमें मध्यम पुरुष बहुवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप में होगा भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, उत्तम, मध्यम और अन्य, ये 3 भेद होते हैं। और मैंने कई बार आपको पहले भी याद करवाया, मैं उत्तम, तू मध्य और वह अन्य। आज इसकी परिभाषा हम करते हैं। जो उत्तम पुरुष होता है, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होता है? जो बोलने वाला है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मेरी और मुझ में, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो सुनने वाला है उसको क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद अन्य, जिसके विषय में हम बात करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, वह, इन्हें, उन्हें, इसे, उसे आदि भी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से दीर्घ स्वर संधि नहीं है। दीर्घ स्वर संधि इनमें से कौन सी नहीं है वो हमें बतानी है। तो दीर्घ भाई, गिरिंदर, महेंद्र, महिंदर या पृथ्वेश। तो जो महेंद्र है इसमें दीर्घ स्वर संधि नहीं है, बल्कि इसमें गुण स्वर संधि है। क्या है? गुण स्वर संधि है। ठीक है, महा प्लस में इंद्र, क्या बनेगा? महेंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इसमें कौन सा तत्सम शब्द नहीं है वो हमें बताना है। तो विसर्जन भी है, दातव्य भी है, रज्जु भी है, लेकिन जो प्यास है ये क्या है? ये तत्सम शब्द नहीं है। प्यास का तत्सम क्या होगा? पियासा। ठीक है, परिभाषा मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब एक कविता दे रखी है, इसको पढ़कर हमें इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो देखते हैं। झुरमुट में दुपहिया कुम्हलाई, खेतों में अनिहारी घिर आई, पश्चिम की सुनहरिया धुंधराई, टीलों पर तालों पर इक्के दुक्के अपने घर पर जाने वालों पर धीरे धीरे उतरी शामें। ठीक है, अब इसका हमें क्वेश्चन आंसर करना। एक छोटी सी कविता थी। ठीक है, दोबारा से पढ़ के बता देती हूँ आपको। एक छोटी सी कविता दे रखी है। ठीक है, इसको पढ़कर क्वेश्चन आंसर करने हैं। झुरमुट में दोपहरिया कुम्हलाई, खेतों पर अनिहारी घिर आई, पश्चिम की सुनहरिया धुंधराई, टीलों पर तालों पर इक्के दुक्के अपने घर पर जाने वालों पर धीरे धीरे उतरी शामें। तो क्वेश्चन आंसर करते हैं। उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो क्या होगा भाई इसका शीर्षक? तो क्या होगा? गांव की रात, गांव की शाम, खेतों की रात या शहर की रात। तो क्या होगा? गांव की शाम इसका उपयुक्त शीर्षक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हुआ है? तो किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हुआ है? तत्सम, खिचड़ी, लोक या विदेशी। तो इसमें लोक शब्दावली का प्रयोग हुआ है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। जैसे दुफेरिया हो गया, कुम्हलाई हो गया और सुनहरिया धुंधराई, ये हमने ऊपर देखा है। अगला क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में किस प्रकार के चित्र का वर्णन है? तो किस प्रकार के चित्र का वर्णन है? शहर का कोलाहल,
गांव के सवेरे, शहर की व्यस्तता या गांव की संध्या। तो गांव की संध्या का इसमें वर्णन है। अब इसमें एक गद्यांश दे रखा है, उसको पढ़कर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो पढ़ते हैं। यूरोप के देशों की जो इतनी उन्नति है तथा अमेरिका, जापान आदि जो इस समय मनुष्य जाति के सिरताज हो रहे हैं। कौन सिरताज हो रहे हैं मनुष्य जाति के? अमेरिका, जापान आदि। ठीक है। इसका यही कारण है कि उन देशों में लोग अपने भरोसे पर रहना या कोई काम करना जानते हैं। हिंदुस्तान का जो सत्यानाश है, इसका यही कारण है कि वहाँ के लोग अपने भरोसे पर रहना भूल गए हैं। अपने भरोसे पर रहना जब हमारा गुण नहीं, तब क्यों कर संभव है, किसमें प्रमुख शक्ति का अवकाश मिले। तो क्वेश्चन देखते हैं, कौन मनुष्य जाति के सिरताज है? तो कौन मनुष्य जाति के सिरताज है भाई? कौन है? अमेरिका, जापान के लोग मनुष्य जाति के सिरताज। क्यों है? हमने पीछे देखा, क्योंकि उन देशों में लोग अपने भरोसे पर रहना और काम करना जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ पाश्चात्य देशों की उन्नति होने की वजह क्या है? तो क्या है भाई? अपने भरोसे पर रहना और काम करने की कला रखना। ठीक है। अपने भरोसे रहना और दूसरों की चिंता करना नहीं। अपने भरोसे के अनुसार काम ना करना गलत। अपने पास अधिक धन होने के कारण नहीं भी। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अपने भरोसे पर रहना और काम करने की कला रखना। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की उन्नति न होने का कारण क्या है? तो क्या है भाई हिंदुस्तान की उन्नति न होने का कारण? ये लोग अपने भरोसे पर रहना भूल चुके हैं। बिल्कुल सही है। इसी कारण हमारे हिंदुस्तान की उन्नति नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन है, हम लोगों में प्रभुत्व शक्ति को अवकाश क्यों नहीं मिलता? तो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम अपना सर्वनाश करते हैं, इसलिए। क्योंकि हमारे देश की उन्नति हो चुकी है। क्योंकि अपने भरोसे रहना हमारा गुण नहीं है। इसी कारण हमें क्या है? प्रभुत्व शक्ति का अवकाश नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये रहा, मनुष्य जाति के सिरताज का तात्पर्य क्या है? तो क्या है भाई मनुष्य जाति के सिरताज का तात्पर्य? समग्र मनुष्य जाति के न्यून देशों में ताज पहनने वाला, जातियों में श्रेष्ठ कहने वाला, या समग्र मनुष्य जाति में विकसित। तो डी आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कामायनी, पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो या बीसलदेव रासो। तो पृथ्वीराज रासो को भाई हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और ये आदिकालीन रचना है। ठीक है। कुमार रासो भी आदिकालीन है और बीसलदेव रासो भी आदिकालीन है। जो कामायनी है, ठीक है, ये छायावादी रचना है और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी रहेंगे और ये महाकाव्य की श्रेणी में भी आता है कामायनी। और इसमें 15 सर्ग है कामायनी में। पृथ्वीराज रासो जो है, इसके रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई जी हैं और इनको भी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। कुमार रासो जो रचना है, इसके कवि कौन है? दलपति विजय है और बीसलदेव रासो के कौन है? नरपति नाल रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? तो किसका? काफी महत्वपूर्ण कथन है भी, काफी बार पेपर में पूछा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। डी आंसर बिल्कुल सही है। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के 2 कथन काफी महत्वपूर्ण हैं, जो काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। कौन कौन से? एक तो है साहित्य समाज का दर्पण, साहित्य समाज का दर्पण है। एक और है, ठीक है, अंतकण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है? कविता है भाई। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के मैंने आंसर बोल दिया, वैसे ही डैश के इन पदों को भी। तो यह किसके पदों की तुलना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गीत गोविंद से की है? ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है।
ठीक है, तो विद्यापति भी मैंने पहले ही बोल दिया था, तो विद्यापति के संबंध में ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, तो हिंदी साहित्य और उद्भव और विकास, ये तो इनका है और 1952 में ये प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका इन्हीं की 1940 में प्रकाशित है। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये 1952 में प्रकाशित है और ये तीनों की तीनों रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो बी आंसर बिल्कुल सही है, हिंदी साहित्य की आलोचना ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप ज़रूर करें भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।